everyone. So today we are discussing the new chapter number 3, US hegemony in world politics. As we discussed in the previous chapter about the USSR, the causes and the consequences of USSR disintegration. So now, when 1991, when disintegration happened, after that, what will happen? Who lead the country? Who lead the world? We are discussing this thing in this chapter. Okay. So first of all, US hegemony. So what do you understand by the hegemony? Hegemony होती क्या है? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अ कंट्रोल ओवर समथिंग. ठीक है, वो आपका पर्सन कंट्रोल हो सकता है, मे बी समथिंग इज डोमिनेटिंग ऑन यू. तो हम ये कह सकते हैं हेजेमनी इज अ पावर. ठीक है, जो कि किसी एक मैन के हाथ में हो सकती है, या फिर किसी भी तरीके से एक इंसान दूसरे इंसान को डोमिनेट कर रहा है, तो उस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यस दिस इज द हेजेमनी. अ कंट्री इज इन्फ्लुएंसिंग अदर कंट्रीज. इस तरीके से हम हेजेमनी को समझ सकते हैं. ठीक है, सो यूएस की हेजेमनी 1991 से स्टार्ट हो जाती है. जैसे हमने बोला था कि वर्ल्ड मल्टी पोलर में हो चुका था, क्योंकि वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि नाम निकल के आया और उसके बाद यूरोपियन यूनियन बन रही है. बट स्टिल हम ये कह सकते हैं कि देयर आर सम अदर कंट्रीज एंड अलायंसेस विच लीड द कंट्री. बट यूएस की हेजेमनी को उस वक्त कोई खत्म नहीं कर पाया था. यहाँ से हम यूएस की हेजेमनी देखेंगे, वेदर इट इज अ गुड हेजेमनी और अ बैड हेजेमनी. एक अगर डोमिनेशन होता है वो किसी हद तक ठीक भी होता है और किसी हद तक नेगेटिव भी होता है. तो वो हम देखते हैं कि हमारा कैसा रहा हेजेमनी ऑफ द यूएस. तो हेजेमनी ऑफ द यूएस हमें पता चला फर्स्ट गल्फ वॉर. फर्स्ट गल्फ वॉर किसके बीच में होता है? इराक और कुवैत के बीच में. शायद आपने एयरलिफ्ट वाली मूवी भी देखी होगी, वो पूरी की पूरी स्टोरी इसी चीज के ऊपर बेस्ड है. सो फर्स्ट गल्फ वॉर होता है 1990 और 1991 तक, और यही एक सिनेरियो है जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हो जाता है. सो दिस इज द गुड सिचुएशन फॉर द यूएस टू जस्ट शो द वर्ल्ड हेजेमनी, हिज हेजेमनी. तो हम ये कैसे कह सकते हैं? तो होता क्या है, 1990s में इराक क्या करता है? इन्वेड करता है कुवैत को. ठीक है, और यही एक मौका होता है. जॉर्ज बश जो कि यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं, तो वो इसको एक मौके की तरह, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं कि यहाँ पे यूएसएसआर तो अपनी प्रॉब्लम में इंडल्ज है, तो मैं दिखा सकता हूँ कि यस मैं अपने डोमिनेशन को यहाँ पे दिखा सकता हूँ. तो ये क्या करते हैं? इराक को हटाने के लिए कुवैतियंस की हेल्प करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे कोलिशन फोर्स बनती है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज मर्ज करती हैं, और ये इतने सारे ट्रूप्स होते हैं. वो भी कितनी कंट्रीज में से? 34 कंट्रीज में से कोलिशन गवर्नमेंट बनती है. ठीक है, इस तरीके से. और फिर हम क्या करते हैं? देयर इज अ वॉर अगेंस्ट द इराक. आप एयरलिफ्ट मूवी देखेंगे तो पूरी की पूरी मूवी इसी चीज के ऊपर बेस्ड है. तो सबसे पहला जो डोमिनेंस देखा जाता है हमारा, वो यहाँ इस फर्स्ट गल्फ वॉर में देखा जाता है यूएस के थ्रू. So now after discussing the US hegemony and the Gulf War, first Gulf War, यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट गल्फ वॉर में हार्ड पावर दिखाई गई. जब हम अभी हेजेमनी, टाइप्स ऑफ हेजेमनी की बात करेंगे ना, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि कितने तरीके की हेजेमनी होती है. एक होती है हमारी हार्ड पावर. हार्ड पावर में हम क्या दिखा रहे हैं? हमारी मिलिट्री. ठीक है, हम वाकई में एक ग्राउंड पे जा रहे हैं, बैटल में जा रहे हैं, और वहां पे जाके लड़ाई कर रहे हैं, और अपने जितने भी मिसाइल्स हैं उनका प्रदर्शन कर रहे हैं. तो वो आपकी हार्ड पावर होती है. देन यू सॉफ्ट पावर. सॉफ्ट पावर क्या होती है? विदाउट इन्वॉल्विंग इन अ कंफ्लिक्ट और विदाउट यूजिंग द वेपन यू आर इन्फ्लुएंसिंग देम. सॉफ्ट पावर क्या है? अगर मैं एक जनरल सा आंसर दूं, अगर सॉफ्ट पावर ऑफ यूएस, द जीन्स, ठीक है, विच वी वोर, ठीक है, और मैकडी, ये हमारा कल्चर नहीं है. ये कहाँ का कल्चर है? यूएस का कल्चर है. लेके कौन आया? हम लोग लेके आए. सो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली हम लोग क्या हो चुके हैं? इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं. किसके? यूएस के. तो यूएस को हमसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है. वी ऑलरेडी बिकम द कॉलोनी ऑफ इट. तो ये वाली जो चीज होती है, हम उसे कहते हैं दिस इज अ सॉफ्ट पावर. आप बिना लड़ाई के हमारे दिल और दिमाग पे कब्जा करे बैठी हैं. ठीक है, तो वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे. तो यहाँ पे 1991 के बाद 1992 में क्लिंटन की सरकार बनती है, बिल क्लिंटन की सरकार बनती है. और ये क्या करते हैं? ये हमें डोमिनेशन दिखाते हैं कि यस हम दिस मच पावरफुल. वो कैसे बताते हैं? थ्रू द सॉफ्ट पावर.
पहले क्लाइमेट चेंजेस के बारे में बात करते हैं, जो हमारे एनवायरमेंट में हम लोग अर्थ समिट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देन द डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी कहाँ से है? यूएस से डेमोक्रेसी है। तो ये क्या है? हमने किसी की चीज को एक्सेप्ट किया है, दैट मीन्स हम उसके इन्फ्लुएंस में, हमें वो चीज अच्छी लगती है इसलिए तो हमने वो किया है। तो हम ये कह सकते हैं योर डेमोक्रेसी, योर क्लाइमेट चेंज, इस तरीके की चीजें, ठीक है। आफ्टर डेट हम बात करते हैं इसके अलावा इन्होंने 2 ऑपरेशंस किए, ठीक है, जहां पे हार्ड पावर देखने को लिए मिली। वो था हमारा एक तो कोसोवा, यूगोस्लाविया में एक प्रोविंस था कोसोवो, जिसमें अल्बेनियन पॉपुलेशन रहती थी, लेकिन यूगोस्लाविया के लोग ब्लड शेडेड कर रहे थे उनको टू एक्सेप्ट देयर कल्चर, हर तरीके से उनको एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब एक माइनॉरिटिज्म वाली चीज यहाँ पे आ चुकी थी। तो यहाँ पे क्या करता है, यूएस एयर स्ट्राइक करता है अगेंस्ट द यूगोस्लाविया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक और चीज आती है, वो आती है आपका ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। जितना भी रीच कर सकते हो उसका कोई वो नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है दैट दिस मच यू हैव टू टैकल और इतना आपको अटैक करना है। ये कब होता है? 1998 में होता है। एक्चुअली क्या होता है कि हर किसी देश में, हर किसी कंट्री की एम्बेसीज होती हैं। तो यहाँ पे क्या था, इन जगहों में नैरोबी, केन्या, दर एस सलाम और तंजानिया, ठीक है, यहाँ पे क्या था, यूएस की एम्बेसीज को टारगेट किया गया था बाय द अलकायदा। अलकायदा का नाम सब समझते हैं, टेररिज्म की वो है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने यूएस की जितनी भी एम्बेसीज थी इन देशों में क्या किया, इनको अटैक किया। तो क्या होता है, उसके लिए यूएस ने सीरीज ऑफ क्रूज मिसाइल्स स्ट्राइक की अलकायदा के लिए। कहाँ पे? सूडान एंड अफगानिस्तान में एक सीरीज ऑफ क्रूज मिसाइल किया गया, ठीक है, और वो काफी लंबे अरसे तक चला और उसके बाद जीत इसको हासिल हुई। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि उसने अपनी हार्ड पावर दिखाई। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द अनदर टेरर अटैक ऑन यूएस, ठीक है। यूएस ने जिस तरीके से पिछले वाले में अफगानिस्तान और सूडान पे हमला किया, जिसमें हमने ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच के बारे में देखा 1998 में, अभी हम देखते हैं कि क्या ऐसा भी कुछ हुआ कि यूएस को कभी हार माननी पड़ी। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं द 9/11। और मैंने आपको बता रखा है कि यूएस का जो तरीका है वो अलग है, सबसे पहले मंथ लिखा जाता है देन डेट। तो अगर हम अपने इंडिया में देखें तो इट्स 11/9, ठीक है, इसे हम 9/11 कहते हैं, जो कि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर था। ये यूएस की हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी भी कोई अटैक नहीं हुआ है जितना बड़ा ये अटैक था, ठीक है। तो 1776 में यूएस क्या कहते हैं बनके तैयार होता है, उसके बाद ये पहला अटैक था जो इसकी हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ हुआ था। तो क्या होता है कि 11 सितंबर 2001 में 19 हाईजैकर्स हेल फ्रॉम द अरब, ठीक है, अरब कंट्रीज से 19 हाईजैकर्स आते हैं। दे टुक ओवर 4 अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट और दे लाइक प्लान टू बॉम्बार्ड ऑन 5 सेंटर ऑफ द यूएस, ठीक है। 5 सेंटर कौन से होते हैं? दे प्लान टू अटैक ऑन 5 सेंटर टू, ठीक है, फर्स्ट टू अटैक ऑन द WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे होगा। देन द थर्ड वन इज एन पेंटागन, ठीक है। फिर फोर्थ वन इज ऑन यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट और फिफ्थ वन इज ऑन इटसेल्फ यूएस पार्लियामेंट। तो आप ये देख सकते हो कि 5 मेजर इकोनॉमिक्स कंट्रीब्यूटर हैं, ठीक है, पॉलिटिकल वाइज ये दोनों चीजें। तो आप सोच सकते हो आपने बेस, जो बिल्कुल बेस है ना, जो बिल्कुल रूट है, आपने उसको हिला दिया, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, 3000 पर्सन्स वर गेट लाइक, हाँ, इतने लोगों की डेथ हुई थी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा, जैसे पर्ल हार्बर पे जो जापानीज का जो अटैक हुआ था, इस तरीके से अगर आपको ना पता हो तो पर्ल हार्बर पे जापानीज ने क्या कहते हैं यूएस की जितने भी फोर्सेस थी ड्यूरिंग द वॉर, जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो वहां पे जाके यूएस को उन्होंने क्या कहते हैं उनके यूएस मिलिट्री पर बहुत ज्यादा एकदम से सडन अटैक कर दिया था पर्ल हार्बर, और ये अर्ली मॉर्निंग में किया था अराउंड 4 AM। तो वहां से ये चीज हुई, ठीक है। और इसका जो अंत किया यूएस ने, वो नागासाकी और हिरोशिमा पे बॉम्ब को करके वो किया, ठीक है, हम ये कह सकते हैं।
तो ये वाला जो अटैक था बहुत ज्यादा शॉकिंग था, 3000 लोगों की डेथ हुई। उसके बाद क्या होता है, देयर इज अ ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। ठीक है, अब यहाँ पे फिर यूएस में ये आ गया था कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग। तो यहाँ पे क्या किया, इसने एक ऑपरेशन चलाया कि मुझे क्या करना है, सारे के सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज को आई हैव टू फ्लश आउट। ठीक है, तो होता भी है ऐसा, तालिबान तो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है बट द रेमिनेंट्स ऑफ अल-कायदा रह जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हाँ ये उतना, मतलब वो उसका ये था कि टेररिस्ट एक्टिविटीज को वर्ल्ड से फ्लश आउट कर दो। ठीक है, तो अल-कायदा के रेमिनेंट्स रह जाते हैं लेकिन तालिबान बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। एक और आता है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। यहाँ पे हम मतलब अब आप देखो धीरे धीरे कि यूएस अपनी हेजेमनी किस तरीके से दिखाता है। एक गल्फ वॉर में वो सपोर्ट करता है अपनी हेजेमनी को दिखाने के लिए, लेकिन फिर से वो इराक पे क्या करता है, हमला करता है। और ये भी बहुत सारी कोalition कंट्रीज आती हैं साथ में और बहुत बड़ा ग्रुप बनता है और फिर ये अटैक होता है। एक कार्टून में भी इस चीज को दर्शाया गया कि किस किस कंट्रीज ने इस वक्त इस इन्वेजन के वक्त उसका सपोर्ट किया था। ठीक है, यूएस का सपोर्ट किया था। तो उसने क्या बोला था, जब आप किसी कंट्री पे एकदम से हमला कर रहे हो तो यू हैव टू क्लैरिफाई ना कि भैया क्या रीजंस थे, व्हाट वर द रीजंस टू इन्वेड अ कंट्री। जब आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सडन से आपकी पूरी की पूरी मिलिट्री वहां पे जाके कर क्या रही है। सो द रीजन which were told by the US is to just prevent the Iraq from developing weapon of mass destruction। उसने ये कहा था कि हमें ये न्यूज मिली थी कि ये जो इराक है वो क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। क्या डेवलप कर रहा है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। उसको हमें रोकना था और ये रुक नहीं रहा था, इसलिए हमने इन्वेजन किया। बट अगर आप उसके बाद की बात देखें तो वहां पे ये पता चलता है कि यूएस के पास सारी चीजें थी, it just want to control the oil fields of the Iraq। तो इस तरीके से ये हमारा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम यहाँ पे खत्म होता है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ हेजेमनी। सो अब हम फाइनली बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेजेमनी। ठीक है, कितनी तरीके की पावर्स होती है, आपके पास कितनी पावर है। आपके पास एक फिजिकल पावर है, एक सोशल पावर है। ठीक है, या तो आप किसी को, अगर आपको किसी से रिवेंज लेना है तो या तो आप इसके 2-3 थप्पड़ मार दोगे, या फिर क्या करोगे, सोशली लोगों में फैला के उसके बारे में गलत बातें फैला के उसको तोड़ने की कोशिश करोगे। या फिर एक पावर है कि पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिकल तरीके से आप उसको नीचे दिखा सकते हो या फिर कुछ करा सकते हो। तो ये एक ह्यूमन वाली पावर होगी कि भैया ये हमारे पास पावर है। यूएस की क्या पावर है, यूएस की पावर हम 3 तरीके से देखते हैं। और ये यूएस की क्यों, हर एक देश की इसी तरीके से पावर होती है। हार्ड पावर, हार्ड पावर में क्या है, आपकी मिलिट्री कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। तो हमें पता है यूएस की मिलिट्री नंबर 1 मिलिट्री है। ठीक है, अगर हम बात करें कि टेक्नोलॉजी वाइज यूएस की मिलिट्री बहुत ज्यादा, टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ही ज्यादा ऐसी वो है। हम ये कह सकते हैं कि यूएस की मिलिट्री ऐसा दुनिया का कोई कोना नहीं है जहां पे वो जाके वॉर ना कर सके। तो इस तरीके से वो अपने आप को कैसे रखता है, मतलब हार्ड पावर के थ्रू वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, और बहुत एडवांस तरीके की मिलिट्री इसके पास है। उसके बाद स्ट्रक्चरल पावर्स आप क्या समझते हैं, संस्था, स्ट्रक्चरल। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल पावर से कैसे, क्या है स्ट्रक्चरल पावर ऑफ यूएस। अगर मैं देखूं तो एमबीए क्या है, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किसकी देन है, यूएस की देन है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं इंटरनेट किसकी देन है, वहीं से आ रहे हैं ना। तो स्ट्रक्चर, कुछ ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीज है जिसका यूएस पे बहुत ही ज्यादा डोमिनेशन है, बहुत ही ज्यादा। आप सिलिकॉन वैली की बात करेंगे, बेंगलुरु में भी और वहां पे भी है। वहां पे आधे से ज्यादा इंडियंस और आईआईटियंस है। कहाँ पर है, यूएस में है। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि यूएस की जो पावर है वो स्ट्रक्चर पावर बहुत ही ज्यादा, मतलब हर कोई कहाँ जाना चाहता है, यूएस जाना चाहता है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, कि हमें वहां की एजुकेशन चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। कल्चरल पावर, यूएस को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको वो अपने डोमिनेंस में लाना चाहता है, आपको इन्फ्लुएंस करना चाहता है, उसका कल्चर ही इतना ज्यादा लोगों के द्वारा लाइक किया जाता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है।
हमारे यहाँ का बच्चा जब मुंह खोलता है ना, 5 साल का बच्चा, तो वो ये नहीं कहता कि मुझे रोटी दे दो, मुझे पिज्जा दे दो, मुझे बर्गर दे दो, ठीक है। तो वो क्या है, ये डोमिनेंस है किसका, यूएस का, इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ एथनिक वेयर। आजकल हम लोगों ने हर चीज को, ग्लोबलाइजेशन से ये चीज थी हमारे पास कि वी हैव अ मोर ऑप्शन, लेकिन हमने पहले क्या कर दिया, ग्लोबलाइजेशन कर दिया। इट्स ग्लो एंड लोकल, ग्लोबलाइजेशन क्या कर दिया है, अगर हम लोग एथनिक वेयर भी पहनेंगे ना तो वो फुल हमारा एथनिक होगा ही नहीं। आई यूज टू वेयर अ कुर्ती देन वेयर अ जीन्स, तो ये क्या है, वो फिर भी हमारे इन्फ्लुएंस में है किसी भी tariके से। सबसे बड़ी बात, हमारे सेलिब्रिटीज जहां जहां इंडिया को रिप्रेजेंट करने की बात आती है, दे नेवर शो देयर कल्चर। अगर वेस्टर्न के लोग यहाँ पे भी आएंगे ना तो वो साड़ी तब पहनेंगे जब उन्हें सजेस्ट किया जाएगा, बट उससे पहले वो अपना कल्चर दिखा रहे हैं, वो गाउन्स पहन रहे हैं, वो वेस्टर्न ड्रेसेस पहन रहे हैं, क्योंकि वो उनका कल्चर है। और हम लोग वहां पे जाके वही पहनेंगे, लेकिन अपना कल्चर नहीं दिखाएंगे। मे बी हम क्या थोड़े से लगेगा कि यार कहाँ से आ गए। तो ये कल्चर डोमिनेशन बहुत ही ज्यादा है, इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ एथनिक वेयर्स, इन टर्म्स ऑफ लाइक यूजिंग एसेट्स, बहुत सारी चीजें हैं। तो कल्चर के थ्रू वो हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, बहुत ज्यादा। इवन हम लोग पता है क्या, वैलेंटाइन अमेरिका की देन है। यूएस के अलावा बहुत सारी कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज वैलेंटाइन को नहीं बनाती हैं। इट्स अ यूएस कल्चर, बट स्टिल वी आर सेलिब्रेटिंग इट। हमें नहीं पता कि क्या है और क्या नहीं है, लेकिन हाँ हमें वो वाली चीज करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज अ कल्चर पावर। उसको, वो ना आपके घर में आया और ना ही उसने आपको फोर्स किया किसी भी चीज को अपनाने के लिए। स्ट्रक्चरल पावर में हम एमएनसीज की बात कर सकते हैं। यूएस की इतनी अच्छी अच्छी एमएनसीज आती हैं और कोको कोला की हमारे रिसोर्सेज को तहस नहस कर देती हैं, हमारे यहाँ रह के हमारा ही लेबर यूज कर रही है और हम लोग बहुत अच्छे इस तरीके से कर रहे हैं। और कोक तो मतलब अमृत है भैया, इसको तो पीछे नहीं कर सकते। इस तरीके का इन्फ्लुएंस है। तो वो अपनी मिलिट्री पावर दिखा ही नहीं पाता, उससे पहले इन सब चीजों से वो हमें क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है आपकी टाइप्स ऑफ हेजेमनी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अच्छा ये हेजेमनी तो है, हम 1991 से देख रहे हैं कि यूएस इराक पे भी क्या कहते हैं हमला कर रहा है, हर चीज पे हमला कर रहा है। क्या कोई चीज है जो इसे रोक सकती है? यस, यूएस खुद को ही रोक सकता है और कोई पावर नहीं है। क्यों? यूएस का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, अमेरिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, चेक एंड बैलेंसेस के ऊपर है, लाइक आर्स। कुछ भी करने से पहले हम दूसरे की कंट्री में क्या करने वाले हैं, उससे पहले हमें अपने लोगों को तो शांत करना पड़ेगा, अपने लोगों को तो रीजंस देने पड़ेंगे। ऐसा मैंने इसलिए किया। आपको पता, जब ये इराक इन्वेजन हुआ था तो यूएस के अगेंस्ट में किसी ने इतना ज्यादा, हम कह सकते हैं कि इतना ज्यादा किसी ने विरोध नहीं करा था जितना उसके सिविलियंस ने करा था, शूज दिखाए थे उनको, ठीक है। और हम अगर बात करें ओपन नेचर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, दे जस्ट आस्क द क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब व्हाई। उनके मुंह पे वो चीज रहती है। तो अमेरिकन सोसाइटी इतनी ज्यादा ओपन है, उसे शर्म नहीं आती, वो एक तरीके से बोलती है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो हमेशा अपनी राय रखते हैं, उनके ऊपर किसी का डर नहीं है कि यार अगर हम ऐसा कुछ बोलेंगे, जैसे चाइना के लोग डरते हैं, हमारे यहाँ भी लोग ज्यादा डरते हैं। हमारे डेमोक्रेसी, लेकिन उस तरीके की डेमोक्रेसी नहीं है कि मैं फ्रीली कुछ भी एक्सप्रेस कर दूं। लेकिन हाँ, ये लोग अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। दे आर वेल अवेयर ऑफ देयर राइट्स कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। और द रोल ऑफ नाटो, यूएस का ये हम ये कह सकते हैं कि मिलिट्री अलायंस है, लेकिन यूएस इसे कंट्रोल नहीं करता। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो जब यूएस कुछ ऐसा काम करता है तो नाटो इसके लिए बहुत बड़ा डर निकल के आता है।